देखिए, इन्फ्लेशन जो है यूपीएससी का बहुत ही फेवरेट टॉपिक है और हर साल, मैं बोलूंगा ऑलमोस्ट हर साल, आपको इन्फ्लेशन के ऊपर कोई ना कोई क्वेश्चन मिलता है। जीडीपी डिफ्लेटर का कॉन्सेप्ट जो है अब आपको क्लियर है, ये पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में और पूछा भी गया है, तो इसको ध्यान में रखें। यूपीएससी के एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन हैं वो सॉर्ट ऑफ रिपीट होते हैं, पूरा का पूरा रिपीट नहीं होता है, ऑप्शन कई बार बदल जाते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन हैं वो रिपीट हो सकते हैं। हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है इस 46 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज में। इस सीरीज में मैं इंडियन इकोनॉमी के 1979 से लेकर 2024 तक के क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं और इस सीरीज में हमने सारे क्वेश्चंस को 5 यूनिट्स में डिवाइड किया हुआ है। 5th यूनिट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपने 5th यूनिट के वीडियो अभी भी नहीं देखे हैं तो इस वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। साथ ही साथ हम एक इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज भी चला रहे हैं जिसमें सेम 46 ईयर के क्वेश्चन किए जा रहे हैं, तो वो वीडियो भी आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो आज मैं जो इसकी फर्स्ट यूनिट है यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी एंड डेमोग्राफिक स्टार्ट करने जा रहा हूं और इस यूनिट का ये पहला वीडियो है। तो बिना वक्त को बर्बाद करते हुए चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बायर्स मार्केट डिनोट्स द प्लेस वेयर। तो बायर का मार्केट एक ऐसी प्लेस को डिनोट करता है जहां पर हमारे पास 4 ऑप्शन है। इन ऑप्शंस को हम पढ़ेंगे एंड ये क्वेश्चन है 1979 का। पहला ऑप्शन ए, द डिमांड एक्सीड्स द सप्लाई। तो बायर का मार्केट ऐसा है जहां पर डिमांड सप्लाई से ज्यादा होती है। अब बायर्स मार्केट जो टर्म है वो ऐसे मार्केट के लिए यूज की जाता है जहां पर सप्लाई ज्यादा है। ऐसा मार्केट जहां पे सप्लाई इतनी ज्यादा है कि बायर एडवांटेज की कंडीशन में होते हैं और उन्हें बहुत सारी चॉइसेस मिलती है, साथ ही साथ एक प्राइस भी बहुत ही अट्रैक्टिव मिलता है। तो ऐसे मार्केट में एक्चुअली सप्लाई एक्सीड करती है, इसलिए ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन बी, द सप्लाई एक्सीड द डिमांड। यस, दिस इज करेक्ट। बायर का मार्केट ऐसा मार्केट होता है जहां पे सप्लाई एक्सीड करती है, इसलिए बायर के लिए फेवरेबल होता है और बायर को एक अच्छा प्राइस और अच्छी चॉइस भी मिलती है। सो दिस इज एक्चुअली करेक्ट, लेकिन फिर भी हम बाकी ऑप्शंस को पढ़ते हैं। द डिमांड एंड सप्लाई आर वेल बैलेंस। अगर डिमांड और सप्लाई बराबर बराबर है, वेल बैलेंस्ड है, तो वो ना तो बायर का मार्केट है और ना ही सेलर का मार्केट है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। अगला ऑप्शन, कमोडिटीज आर अवेलेबल एट कॉम्पिटिटिव रेट्स। commodities are available at competitive, commodities are actually more or less always available at competitive rate, तो हम ऐसा नहीं बोल सकते। commodities अगर बहुत ज्यादा सप्लाई होंगी और लेट्स से दे आर वेरी अट्रैक्टिव, तभी हम कह पाएंगे बायर्स मार्केट। तो ये कॉम्पिटिटिव रेट्स विल नॉट बी ए राइट ऑप्शन हियर। तो यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो बी होगा, सप्लाई एक्सीड्स द डिमांड। राइट, ये ऑप्शन होगा। चलिए, ये क्वेश्चन देखने के बाद हम बायर्स मार्केट और सेलर मार्केट को भी अच्छे से समझ लेते हैं। बायर्स मार्केट ऐसा मार्केट होता है जहां पर सप्लाई एक्सीड द डिमांड, यानी कि सप्लाई डिमांड से ज्यादा होती है। बायर डोमिनेट करते हैं क्योंकि उन्हें चूज करने का मौका मिलता है क्या खरीदना है, कैसे खरीदना है, किस प्राइस पे खरीदना है। फियर्स कंपटीशन अमंग द सेलर। तो सेलर जो बेचने वाले लोग हैं उनके बीच में बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है। अगला, फॉलिंग प्राइसेस। प्राइस गिर रहे होते हैं, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर सप्लाई डिमांड से ज्यादा है तो प्राइस तो गिरेंगे ही। वेरियस चॉइसेस, बहुत चॉइस भी मिलते हैं बायर को जिस तरीके की चीज खरीदनी है और जिस तरीके के गुड्स एंड सर्विसेज खरीदनी है, तो ये चॉइस वहां पर बायर को बहुत मिलती है। बायर ड्राइव सेल्स एंड नेगोशिएशन, क्योंकि सप्लाई ज्यादा है तो बायर सेल्स को ड्राइव करते हैं। दे आर एबल टू डिसाइड कि कब सेल क्लोज होगी और नेगोशिएशन के टर्म्स भी बायर खरीदने वाला ही डिटरमाइन करता है। काउंटर एजेंट इज सेलर्स मार्केट। तो इसका काउंटर एजेंट है सेलर्स मार्केट है, जो कि यहां पर है। सेलर्स मार्केट्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि विशेषताएं होती हैं। शॉर्ट सप्लाई ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई कम है इसलिए ये सेलर्स मार्केट बन जाता है। अगला है लिमिटेड नंबर ऑफ सेलर। केवल कुछ ही सेलर होते हैं और सप्लाई भी लिमिटेड होती है, तो ये ऑलमोस्ट सॉर्ट ऑफ ए सिमिलर थिंग। मोनोपोलिस्टिक मार्केट और ओलिगोपोलिस्टिक। मोनोपोलिस्टिक मार्केट क्या मार्केट होता है? जहां पर ओनली वन सेलर होता है, उसको बोलते हैं मोनोपोलिस्टिक मार्केट। ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट क्या होते हैं? ऐसे मार्केट जहां पर
वेरी फ्यू सेलर्स होते हैं, साथ ही साथ जो प्रोडक्ट होते हैं वो भी डिफरेंशिएटेड होते हैं, एक दूसरे को रिप्लेस नहीं कर सकते। स्टिफ कंपटीशन अमंग बायर, क्योंकि बहुत ही कम सप्लाई है इसलिए यहां पर स्टिफ कंपटीशन बायर के बीच में होता है। बायर एक दूसरे से compete करते हैं जो भी अवेलेबल गुड्स एंड सर्विसेज हो उनको खरीदने के लिए, और इसीलिए उन्हें प्राइस भी ज्यादा पे करना पड़ता है। सेलर डिक्टेट द प्राइस ऑफ द गुड्स, क्योंकि सप्लाई कम है इसलिए सेलर डिसाइड करते हैं क्या बिकेगा, कितना बिकेगा और किस प्राइस पे बिकेगा। तो ये था बायर्स मार्केट के ऊपर क्वेश्चन, एंड आई होप अब आपको बायर्स मार्केट और सेलर मार्केट के बीच का डिफरेंस पता है। लास्ट में अब हम इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। बायर्स मार्केट डिमांड डिनोट्स द प्लेस वेयर सप्लाई एक्सीड द डिमांड। तो जैसा कि मैंने पिछले डायग्राम में आपको बताया था, यहां पर सप्लाई एक्सीड्स द डिमांड, ठीक है। तो सप्लाई जो है डिमांड से ज्यादा होती है। इन दिस टाइप ऑफ मार्केट बायर्स हैव द एडवांटेज ऑफ प्राइस नेगोशिएशन। बायर के पास एडवांटेज होता है। इफ द डिमांड एक्सीड सप्लाई देन द सच मार्केट इज कॉल्ड सेलर्स मार्केट। तो ये उसका रिवर्स होता है, इसलिए यहां पर सही ऑप्शन बी था। टेम्पररी कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन कैन बी इफेक्टेड बाय, तो हमारे पास 1979 से दूसरा क्वेश्चन है। इन्फ्लेशन यानी कि बढ़ रही है तो उसको टेम्पररी तरीके से कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, राइट। यहां पर ये क्वेश्चन मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा ध्यान दें। थोड़ा सा इस क्वेश्चन में कुछ डिस्क्रिपेंसी है, मतलब इट इज नॉट वेरी क्लियर, बहुत क्लियर नहीं है। देखिए, टेम्पररी कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन अगर करना है तो इंक्रीजिंग द प्राइस, अब प्राइस बढ़ाने से तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी, राइट। इन्फ्लेशन और भी बढ़ जाएगी प्राइस बढ़ाने से, तो ये तो गलत है। ऑप्शन बी पढ़ते हैं, इंक्रीजिंग द टैक्सेस। देखिए, अगर टैक्स को बढ़ाया जाएगा तो लोगों की जो डिस्पोजेबल इनकम है, यानी कि जो खर्चा कर सकते हैं वो, ठीक है, डिस्पोजल इनकम, ये कम हो जाएगी। अगर इनकम कम हो जाएगी तो उनका जो स्पेंड है वो भी कम हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से ओवरऑल डिमांड कम हो जाएगी इकोनॉमी में। जब ओवरऑल डिमांड इकोनॉमी में कम हो जाएगी तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगी। इन्फ्लेशन विल कम डाउन, इन्फ्लेशन विल कम डाउन। तो ये करेक्ट है, यानी ये भी एक ऑप्शन हो सकता है, करेक्ट। दूसरा है रिस्ट्रेन ऑन द ग्रोथ, ग्रोथ को कंट्रोल किया जाए, कम किया जाए। ये कैसे किया जाता है? जैसा कि आप जानते हैं, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा दी जाए इकोनॉमी में सेंट्रल बैंक के द्वारा तो ग्रोथ कम हो जाती है। दूसरा है, अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को कम कर देती है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है इसको कम कर देती है, एक्सपेंडिचर को कम कर देती है, तो भी ग्रोथ कम हो जाती है, बिकॉज गवर्नमेंट हैज एन मल्टीप्लायर इफेक्ट ऑन द इकोनॉमी। यानी कि अगर वो खर्चा करते हैं तो और भी ज्यादा लोग, वो किसी की इनकम होता है उसको खर्चा करते हैं, और वो कम करते हैं तो किसी और की इनकम कम होती है वो भी खर्चा कम कर देते हैं। तो ये भी एक सही ऑप्शन है, ये भी सही ऑप्शन है, ये भी सही ऑप्शन है। एंड रिड्यूसिंग द प्राइसेस, अगर प्राइस है उनको कम किया जाए तो ऑफ कोर्स जो इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल में आ जाएगी, राइट। इन्फ्लेशन विल डिक्लाइन। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन में तीनों ही ऑप्शन सही हो सकते थे, तीनों ही ऑप्शन करेक्ट हो सकते थे। इस क्वेश्चन में कुछ डिस्क्रिपेंसी है उस ईयर के हिसाब से, मे बी दिस क्वेश्चन वाज लेवर करेक्टेड और बाय यूपीएससी। यहां पर लेकिन जो आंसर की है उसमें इसका आंसर बी दिया गया है, राइट। बी, इंक्रीजिंग द टैक्सेस, राइट, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। बट सी और जो डी है वो भी करेक्ट आंसर हो सकते हैं। तो बी यहां पर ऑफिशियल आंसर की में दिया गया है, ये मैंने आपको बता दिया। और साथ ही सी और डी भी सही आंसर हो सकते थे। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन था, क्लियर नहीं था, लेकिन मैंने आपको समझा दिया। अगली बार अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, आई होप ऑप्शन ऐसे नहीं होंगे, ऑप्शन सही होंगे और आप इसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंज्यूमर वेलफेयर इज इंडिकेटेड बाय। तो कंज्यूमर जो वेलफेयर है उसको कौन सा इंडिकेट करता है, और ये 1979 का क्वेश्चन है। ऑप्शन पढ़ते हैं। सेविंग्स, सेविंग्स से कंज्यूमर वेलफेयर है जो पता चलता है। लेट्स से अगर आप अपना एक्सपेंडिचर करने के बाद अमाउंट सेव कर पा रहे हैं, उससे हमें पता चलेगा आपका कंज्यूमर वेलफेयर। लेकिन हमें यह भी देखना होगा कि क्या ये सेविंग आप एक्सपेंडिचर सेक्रीफाइस करके कर रहे हैं, तो वो सेविंग फिर कंज्यूमर वेलफेयर को रिफ्लेक्ट नहीं करेगी। लेकिन अगर ये सेविंग आप अपनी एक लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन कंफर्टेबली करने के बाद कर पा रहे हैं और सेविंग रीजनेबल है, तो वो इस कंज्यूमर वेलफेयर को डिपेंड करेगी। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि सेविंग एक
कंज्यूमर वेलफेयर को इंडिकेट करती है, बट सिर्फ सेविंग देख के हमें ये पता नहीं चलेगा कि वो कंज्यूमर अच्छा कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो सिर्फ सेविंग नहीं दिखाएगा, राइट, हमें और भी फैक्टर देखने पड़ेंगे उसमें। उसकी हमें जैसा मैंने आपको बोला कि एक्सपेंडिचर भी देखना पड़ेगा, राइट। तो सिमिलरली अगर सिर्फ सेविंग से पता नहीं चलेगा तो सिर्फ एक्सपेंडिचर से भी पता नहीं चलेगा। बिकॉज लेट्स से आप अगर जितना कमाते हैं, राइट, इफ यू सम एक कोई इंसान व्यक्ति है वो 100 कमाता है और उसमें से 99 पूरा एक्सपेंडिचर में ही खर्च हो जाता है, उसके पास अपने रिटायरमेंट वगैरह के लिए कुछ नहीं बचता, एक ही बचता है, तो फिर हम इस तरीके से बोलेंगे तो एक्सपेंडिचर तो अच्छा है, लेकिन कंज्यूमर का वेलफेयर जो है पूरी उसकी फुल पिक्चर हमें नहीं मिल रही है। तो इस तरीके से सिर्फ एक्सपेंडिचर देखकर भी आपको कंज्यूमर वेलफेयर का पूरा आइडिया नहीं मिलेगा, बिकॉज हमें उसकी सेविंग भी देखनी पड़ेगी, राइट। अनदर पॉइंट, ऑप्शन बी जो है डिस्पोजेबल इनकम। तो डिस्पोजेबल इनकम एक इंडिकेटर हो सकता है, राइट, दैट द पर्सन इज एबल टू अर्न डिसेंट अमाउंट ऑफ डिस्पोजेबल इनकम, राइट। लेकिन अगर वो इंसान डिस्पोजेबल इनकम उसकी अच्छी है तो हम बोल सकते हैं कंज्यूमर वेलफेयर रिफ्लेक्ट कर रहा है। लेकिन अगर वो इंसान खर्च नहीं कर रहा है और अपने एसेंशियल जैसे एजुकेशन हेल्थ में स्पेंड नहीं करता है, तो फिर वो कंज्यूमर इनकम कंज्यूमर वेल डिस्पोजेबल इनकम सॉरी फिर वो डिस्पोजेबल इनकम कंज्यूमर वेलफेयर को इंडिकेट नहीं करेगी, क्योंकि हमें पता नहीं चलेगा कि वो इंसान कमा तो रहा है लेकिन एसेंशियल चीजों पे भी खर्च नहीं कर रहा है, उनको भी वो पूरी तरीके से टेक केयर नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से सिर्फ डिस्पोजेबल इनकम देखकर भी हमें कंज्यूमर वेलफेयर का पता नहीं चलेगा। तो ओवरऑल कंज्यूमर वेलफेयर देखने के लिए हमें उसकी इनकम देखनी पड़ेगी, उसका एक्सपेंडिचर देखना पड़ेगा, उसकी सेविंग देखनी पड़ेगी, तब हमें आइडिया लगेगा कि वो एक इंडिविजुअल एक लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहा है, सही लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहा है और सेव भी कर पा रहा है उस लिविंग स्टैंडर्ड को बाद में मेंटेन करने के लिए। तो इस तरीके से कोई भी एक इंडिकेटर अकेला हमें कंज्यूमर वेलफेयर को इंडिकेट नहीं कर पा रहा है, इसलिए ये सारे होते तो प्रॉब्ली हमारा एक ऑप्शन सही ऑप्शन बन सकता था। इसलिए यहां पर हम नन ऑफ द अबव को मार्क करना चाहेंगे, बिकॉज इनमें से कोई भी एक इंडिकेटर कंज्यूमर वेलफेयर की का फुल पिक्चर नहीं दिखाता है। इसका आंसर देखते हैं। कंज्यूमर वेलफेयर रिफर्स टू द वेल बीइंग एंड सेटिस्फैक्शन ऑफ वेल बीइंग सेटिस्फैक्शन ऑफ कंज्यूमर इन द इकोनॉमी। तो कंज्यूमर वेलफेयर क्या रिफ्लेक्ट करता है कि एक जो कंज्यूमर है वो कैसा है और कितना सेटिस्फाइड है, राइट। इट इज इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ओवरऑल हेल्थ। तो ये ओवरऑल इकोनॉमिक हेल्थ का और प्रॉस्पेरिटी का एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। साथ ही साथ while saving disposable income and expenditure are all relevant factor, तो सारे रिलेवेंट तो हैं ये फैक्टर इन डिटरमाइनिंग कंज्यूमर वेलफेयर, none of them alone, इनमें से कोई भी अकेला इस चीज को फुली कैप्चर नहीं कर पाता, ठीक है। तो देयरफॉर द करेक्ट ऑप्शन इज डी, राइट। सो दैट इज द रीजन कि एक कोई भी इसमें से रिफ्लेक्ट नहीं करता है कंज्यूमर वेलफेयर को फुली। तो ये हमारा क्वेश्चन था और यहां पर सही ऑप्शन डी था। अगला क्वेश्चन, मिक्स्ड इकोनॉमी मींस, तो 1982 का क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें पूछा गया मिक्स्ड इकोनॉमी इसका मतलब क्या होता है। ऑप्शन पढ़ते, को एग्जिस्टेंस ऑफ स्मॉल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। देखिए, को एग्जिस्टेंस ऑफ लार्ज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है वो आज भी एग्जिस्ट करती है, और ये जो को एग्जिस्टेंस है ये एक डिस्टिंग्विशिंग फीचर नहीं होता। मतलब इस बेसिस पर हम किसी इकोनॉमी को मिक्स्ड या कैपिटलिस्ट या सोशलिस्ट नहीं बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट को आगे जानने से पहले हम जान लेते हैं कितने तरीके की इकोनॉमी होती है। एक होती है आपका कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, राइट। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है जिसमें जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन यानी कि जिन मीन्स से कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं इकोनॉमी में, वो प्राइवेट इंडिविजुअल ओन करते हैं, राइट। प्राइवेट इंडिविजुअल ओन करते हैं, यानी प्राइवेट हाथों में है जो भी स्रोत हैं जिनसे हम इकोनॉमिक प्रोडक्शन करेंगे, वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है। दूसरी इकोनॉमी होती है, दूसरे एंड पर होती है सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी कैसी इकोनॉमी होती है, जहां पर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो जो स्टेट है यानी जो गवर्नमेंट है वो ऑन करती है। तो जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो स्टेट जो होता है वो उसका ऑनर होता है, राइट। थर्ड जो होता है वो होती है मिक्स्ड इकोनॉमी, जहां पर यानी कि प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर जो है
वो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को ओन करते हैं, यानी दोनों ही को एग्जिस्ट करते हैं और इस मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के ऑनर होते हैं। तो सेकंड ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला हमने पढ़ा था को एग्जिस्टेंस ऑफ स्मॉल एंड लार्ज स्केल ऑनर, जो कि ये डिफरेंशिएट नहीं करता मिक्स्ड कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट सोसाइटी को, राइट। तो ये गलत आंसर है। सेकंड, को एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, कैपिटलिस्ट में प्राइवेट सेक्टर मींस ऑफ प्रोडक्शन का ओनर होता है, सोशलिस्ट में स्टेट या पब्लिक सेक्टर होता है, और मिक्स्ड इकोनॉमी में प्राइवेट और पब्लिक दोनों ही इसके ऑनर होते हैं। तो पब्लिक भी होगी और प्राइवेट भी होगी। तो आज की हमारी इकोनॉमी किस तरीके की है, प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन। ओके, सो दिस हैज टू बी द करेक्ट आंसर, बट फिर भी हम बाकी ऑप्शन को भी देख लेते हैं। प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर एज वेल एज इंडस्ट्रीज, ये भी मैंने जैसा आपको बताया कि डिस्टिंग्विशिंग फीचर नहीं है कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स इकोनॉमी में। तीनों ही तरीके की इकोनॉमी में एग्रीकल्चर भी एग्जिस्ट कर सकता है और इंडस्ट्री भी एग्जिस्ट कर सकता है, और दोनों को प्रमोट भी किया जा सकता है। तो ये गलत ऑप्शन है। को एग्जिस्टेंस ऑफ रिच एंड पुअर, को एग्जिस्टेंस ऑफ रिच और पुअर तो कैपिटलिस्ट सोसाइटी में भी हो सकता है, राइट। रिच एंड पुअर एग्जिस्ट ही करते हैं। साथ ही साथ आपका मिक्स इकोनॉमी में भी हो सकता है, और अनलेस सोसाइटी पूरी तरह सोशलिस्ट है, सोशलिस्ट टाइप की सोसाइटी में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, अनलेस वो पूरी तरीके से सोशलिस्ट है, उसमें सब कुछ बराबरी डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, राइट। तो ये हमारा क्वेश्चन था 1982 का। आई होप दिस कॉन्सेप्ट अबाउट मिक्स्ड इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और सोशलिस्ट इकोनॉमी के डिफरेंसेस आपको पता हैं, और आप इस क्वेश्चन को अगर दोबारा आता है तो अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है? मिक्स्ड इकोनॉमी इज एन इकोनॉमिक सिस्टम, एक सिस्टम है जिसमें एलिमेंट ऑफ बोथ मार्केट इकोनॉमी एंड प्लान्ड इकोनॉमी होते हैं। तो जो मार्केट इकोनॉमी है इसी को कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो प्रोडक्शन है वो मार्केट डिटरमाइन होता है, यानी डिमांड और सप्लाई के पे डिपेंड करता है। और प्लान्ड इकोनॉमी यहाँ पर जो है आपका गवर्नमेंट है, डोमिनेटेड है। जो प्लान्ड इकोनॉमी है दैट इज प्लान्ड बाय गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट सब कुछ डिसाइड करती है क्या प्रोड्यूस होगा, कितना प्रोड्यूस होगा। जैसा कि अगर हम इंडिया की बात करें तो पहले हमारे यहाँ 5 ईयर प्लान होते थे, उन प्लान में गवर्नमेंट टारगेट अनाउंस करती थी कि इतना हम पावर प्रोड्यूस करेंगे, इतनी इंडस्ट्री सेटअप करेंगे, तो वो एक प्लान्ड इकोनॉमी थी। लेकिन हम आजकल सॉर्ट ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी में, जो इंडिया है वो मिक्स्ड इकोनॉमी में ऑपरेट करती है। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय को एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर एंड को एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्री। तो डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्री भी एग्जिस्ट करती हैं, और इसलिए यहाँ पर सही ऑप्शन था बी, दैट वाज योर राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है मेन सोर्स ऑफ इंडिया नेशनल इनकम इज फ्रॉम। तो इंडिया की इनकम का मेन सोर्स क्या है, ये क्वेश्चन है 1982 का, राइट। ऑप्शन ए एग्रीकल्चर, ऑप्शन बी इंडस्ट्री, ऑप्शन सी फॉरेस्ट्री एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। अब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपको इंडिया के जीडीपी का सेक्टोरल ब्रेकअप पता होना चाहिए, राइट। तो इंडिया की जीडीपी 3 सेक्टर्स में डिवाइड की जाती है। उसमें पहला है आपका एग्रीकल्चर सेक्टर, करेक्ट। सेकेंड है आपका इंडस्ट्रीज, जिसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग भी आता है, और थर्ड है आपका सर्विसेज, राइट। तो मेन सोर्स ऑफ इनकम को, जीडीपी को हम इन 3 में डिवाइड करते हैं, और जिस सेक्टर से सबसे ज्यादा जीडीपी आती है वही सेक्टर इंडिया की नेशनल इनकम का मेन सोर्स जाना जाएगा। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंडिया की जीडीपी में सर्विसेज जो है वो डोमिनेट करती हैं, राइट। इंडिया की जीडीपी में सबसे ज्यादा जो हिस्सा है वो सर्विसेज सेक्टर से आता है, और इसीलिए सर्विसेज सेक्टर ही मेन सोर्स ऑफ इनकम है। लेकिन अगर हम अपने ऑप्शंस को देखें तो यहाँ पर हमें एग्रीकल्चर है, जो कि गलत हो जाएगा, क्योंकि एग्रीकल्चर से तो रफली 16% ही इनकम आती है। इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री सेकेंड लार्जेस्ट है, ये सेकेंड प्लेस पे आता है, राइट। तो ये भी गलत हो जाएगा। और फॉरेस्ट्री तो फॉरेस्ट्री तो ऑफकोर्स इतना बड़ा है भी नहीं, इज नॉट अ क्लासिफिकेशन, देयरफॉर आपका आंसर नन ऑफ दीज होगा, राइट। तो नन ऑफ दीज विल बी द आंसर। यहाँ पर हम नन ऑफ दीज को मार्क करेंगे। चलिए एक बार हम इंडिया के इंडस्ट्रीज जो क्लासिफिकेशन है जीडीपी का उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे सर्विसेज 53.59% कंट्रीब्यूट करती हैं, और यही जो है हमारी इनकम का सबसे बड़ा सोर्स है। इट इज द सर्विसेज सेक्टर विच इज द मेन सोर्स ऑफ नेशनल इनकम, सर्विसेज ही है, और ये कंट्रीब्यूट करती है मोर देन 50%, 53% टू बी प्रिसाइज ऑफ द जीडीपी। इंडस्ट्री देखेंगे तो रफली 26%, और एग्रीकल्चर ये 26 दिया है, लेकिन FY24 में ये लगभग 16% के आसपास था। तो ये ब्रॉड ब्रेकअप है
वेरी बेसिक क्वेश्चन जो कि इंडिया की जीडीपी के सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन पे बेस्ड था। आई एम श्योर आप इस क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे। इन इंडिया द कंप्यूटेशन ऑफ नेशनल इनकम इज ऑफ्टन डिफिकल्ट। तो इंडिया में नेशनल इनकम का जो कैलकुलेशन है वो डिफिकल्ट क्यों होता है, राइट? तो ये क्वेश्चन है, 83 का क्वेश्चन है। यहां पर ऑप्शन ए है लार्ज अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है इंडिया में बहुत बड़ा सेक्टर अनऑर्गेनाइज है, और ये इंडिया में जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन के पहले तो और भी सिग्निफिकेंट था। जीएसटी की वजह से फॉर्मलाइजेशन हुआ है और एक ऑर्गेनाइज जो सेक्टर है उसका शेयर इंडिया में बढ़ा है। तो ये एक प्रॉब्लम है क्योंकि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है उसका डेटा कलेक्शन काफी डिफिकल्ट होता है, काफी डिफिकल्ट होता है। जब डेटा कलेक्शन नहीं हो पाता उनके रेवेन्यू पर, राइट, तो आप उनका कंट्रीब्यूशन जीडीपी में कैसे निकालेंगे जब आपको उनका रेवेन्यू नहीं पता है, उनका प्रॉफिट नहीं पता है? तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। तो दिस कैन बी योर राइट आंसर, बट हम पहले अदर ऑप्शन को भी देख लेते हैं। वेरी लो पर कैपिटा इनकम। देखिए इंडिया की पर कैपिटा इनकम अभी 2000 के ऊपर है और पहले तो और भी कम थी। इसका मतलब ये नहीं है कि जीडीपी कैलकुलेशन नहीं हो सकता है, तो ये ऑप्शन गलत है। सी देखते हैं, वेरी लिटिल डोमेस्टिक सेविंग। देखिए इसका कोई लेना देना नहीं है जीडीपी के कैलकुलेशन से। सेविंग ज्यादा हो कम हो जीडीपी कैलकुलेट की जा सकती है, राइट? तो ये भी गलत ऑप्शन है। नॉन कॉपरेशन ऑफ द प्राइवेट सेक्टर, हम ये नहीं बोल सकते बिकॉज प्राइवेट सेक्टर जो है वो जीडीपी कैलकुलेशन में जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, चाहे वो सेल्स का हो चाहे कॉस्ट का हो, वो सारी डिटेल वो कंपनी जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज होता है उनके साथ फाइल करते हैं। तो ये आर्गुमेंट गलत है कि नॉन कॉपरेशन प्राइवेट सेक्टर विल कॉपरेट। अगर लीगली कुछ इंफॉर्मेशन देना जरूरी है तो प्राइवेट सेक्टर देगा ही देगा। तो ये तो गलत हो जाएगा। देयरफॉर हमारा सही ऑप्शन ए ही है, लार्ज अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, जिसकी वजह से जीडीपी का कैलकुलेशन डिफिकल्ट होता है। तो आई एम श्योर दिस क्वेश्चन इज नाउ क्लियर। तो इन इंडिया कंप्यूटिंग नेशनल इनकम इज चैलेंजिंग ड्यू टू द लार्ज, ठीक है, क्यों चैलेंजिंग है? लार्ज अनऑर्गेनाइज सेक्टर एंड लैक ऑफ रिलायबल डेटा। तो कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी के लिए आपको नेशनल इनकम यानी कि जीडीपी जीएनपी के लिए आपको डेटा चाहिए जो कि आपको पता होना चाहिए। दूसरा एक है यहाँ पे नॉन मोनेटाइज इकोनॉमी भी है, अगर कुछ बार्टर में होता है तो उसको कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। तीसरा और क्या कैलकुलेट नहीं हो पाता? डोमेस्टिक वर्क, राइट? फॉर एग्जाम्पल जहां पर हमारी जो घर में मम्मी होती हैं जो काम करती हैं और बाकी भी जो हाउस होल्ड फैमिली के लोग काम करते हैं एक दूसरे के लिए, उसको हम कभी मॉनेटरी टर्म्स में मेजर नहीं करते। और अगर हम उसे मॉनेटरी टर्म्स में मेजर नहीं करते तो वो जीडीपी में कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, इसलिए वो भी जीडीपी में कैलकुलेट नहीं होता और थोड़ा सा जीडीपी के बाहर होता है। लेकिन जो जिस वजह से इंडिया में जीडीपी कैलकुलेशन थोड़ा डिफिकल्ट है, पहला है डेटा अनऑर्गेनाइज सेक्टर और तीसरा जो है नॉन मोनेटाइज इकोनॉमी, राइट? तो यहाँ पर ये तीन ऑप्शन आपको मिलेंगे और सही ऑप्शन है ए। इसके बाद हम देख लेते हैं स्टैगफ्लेशन रिफर्स टू। तो देखिए इन्फ्लेशन जो है यूपीएससी का बहुत ही फेवरेट टॉपिक है और हर साल मैं बोलूंगा ऑलमोस्ट हर साल आपको इन्फ्लेशन के ऊपर कोई ना कोई क्वेश्चन मिलता है और डिफरेंट तरीके की इन्फ्लेशन होती है और उन इन्फ्लेशन पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन क्या होता है, राइट? तो ये 84 का क्वेश्चन है और इस साल भी स्टैगफ्लेशन न्यूज में है बिकॉज ऐसा बोला जा रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में स्टैगफ्लेशन हो सकता है 25 में, इसीलिए आप इस टर्म को जाने। ऑप्शन पढ़ते हैं। कांस्टेंट रेट ऑफ इन्फ्लेशन। देखिए कांस्टेंट रेट ऑफ इन्फ्लेशन दैट इज नॉट व्हाट स्टैगफ्लेशन है। स्टैगफ्लेशन इसको नहीं बोलते हैं। लो इन्फ्लेशन विथ हाई रिसेशन, नहीं जी नहीं, इसको भी स्टैगफ्लेशन नहीं बोला जाता है। हाई इन्फ्लेशन विथ लो रिसेशन, देखिए अगर यहां पर बहुत ही क्लियर ऑप्शन भी नहीं है। रिसेशन रिसेशन बोले उसको, लो रिसेशन का मतलब क्या होगा? तो ये भी हाई इन्फ्लेशन हालांकि स्टैगफ्लेशन का फीचर है लेकिन लो रिसेशन हम नहीं बोल सकते। साथ ही है स्टैग्नेशन एंड इन्फ्लेशन। तो अभी हम इस टर्म को देखें तो ये टर्म इससे रिलेटेड लग रहा है बिकॉज देयर इज स्टैगफ्लेशन, इसको ब्रेक किया सकता है स्टैग, राइट, एंड इन्फ्लेशन। तो यहाँ पे जो स्टैग है वो स्टैग्नेशन से आया होगा और जो इन्फ्लेशन है वहां से आपको सेकंड हाफ ऑफ द टर्म मिला होगा। तो ये इससे रिलेटेड लग रहा है। तो इस तरीके से वर्ड्स को देखकर भी आप काफी बार ऑप्शंस के क्लोज पहुंच सकते हैं और ऐसा करना लॉजिकल मेथड ऑफ अराइविंग एट द आंसर है। नाउ अब हम समझ लेते हैं कि स्टैगफ्लेशन होता क्या है। देखिए
स्टैगफ्लेशन ऐसी स्टेट होती है जहां पर इन्फ्लेशन भी हाई है, इन्फ्लेशन हाई रहती है। स्टैगफ्लेशन ऐसी स्टेट है जहां पर इन्फ्लेशन हाई है, साथ ही इकोनॉमिक ग्रोथ लो होती है, राइट। इकोनॉमिक ग्रोथ इज लो, जिसको हम दूसरे वर्ड्स में स्टैग्नेशन भी बोल सकते हैं। तो यहां पर इकोनॉमी भी अच्छे तरीके से ग्रो नहीं है, स्टैग्नेशन है, साथ ही साथ इन्फ्लेशन भी हाई है। तो उस स्टेट में जब इकोनॉमी होती है हम उसे स्टैगफ्लेशन बोलते हैं, राइट। तो यहां पर स्टैग्नेशन रिफर टू स्टैगफ्लेशन रिफर टू स्टैग्नेशन। क्या मतलब है इसका? स्टैग्नेशन एंड इन्फ्लेशन दोनों एग्जिस्ट करता है, जहां पर मीन सिचुएशन वेयर इकोनॉमी एक्सपीरियंसेस, क्या एक्सपीरियंस करती है? स्लो ग्रोथ, राइट। स्लो ग्रोथ यानी कि स्टैग्नेशन है, साथ ही साथ इकोनॉमिक एंड हाई इन्फ्लेशन साइमल्टेनियसली। तो हाई इन्फ्लेशन भी रहती है और ग्रोथ भी स्लो होती है। इसको अगर हम ऐसे भी देख सकते हैं तो इन्फ्लेशन इज हाई, हाई इन्फ्लेशन, पुअर इकोनॉमिक ग्रोथ और साथ ही साथ अनएम्प्लॉयमेंट भी होता है। और ये सरप्राइजिंग क्यों होता है? इसका रीजन ये है कि जनरली अगर हम फ्लिप कर्व देखें तो फ्लिप कर्व हमें बोलता है या अगर इन्फ्लेशन ज्यादा होगी, राइट, तो यहां पर आपके पास एक्स एक्सिस में अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, वाई एक्सिस में इन्फ्लेशन रेट है। फ्लिप कर्व इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट रेट के रिलेशनशिप को दिखलाता है। ये फ्लिप कर्व हमें यह बताता है कि अगर हमें इन्फ्लेशन कम करनी है, यानी कि इस वाई एक्सिस पर इन्फ्लेशन कम चाहिए, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा होगा, राइट। दूसरी तरफ अगर हमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो कि एक्स एक्सिस पर है वो कम चाहिए, तो इन्फ्लेशन ज्यादा होगी। तो जो फिलिप कर्व हमें रिलेशनशिप दिखाता है इन दोनों के बीच में, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप दिखाता है, यानी कि इनमें से एक ज्यादा होगा एक कम होगा, अगर एक अच्छा होगा तो एक वर्स होगा। लेकिन स्टैग्नेशन के केस में आपको दोनों ही चीजें खराब मिल जाती हैं, यानी कि इन्फ्लेशन तो हाई है ही, तो अगर इन्फ्लेशन हाई थी तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होना थे, लेकिन ये भी खराब है, अनएम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा है बिकॉज इकोनॉमी पुअर है। तो ये एक पेक्यूलियर कंडीशन है और कुछ लोगों का मानना है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में इस साल ऐसा हो सकता है। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में लिखें। ये है अगला क्वेश्चन, लेकिन इससे करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कम कीमत में और अच्छी क्वालिटी के साथ करना चाहते हैं तो अगला वीडियो देखें। मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा उस वीडियो के बाद। अगर आप दिल्ली जैसे शहर में बजट में आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। ये है बनो आईएएस। इसको रन करने वाले हैं यूपीएससी क्वालिफाइड एक्स सिविल सर्वेंट एंड जामिया आरसीए एलुमनाई। यहाँ की फैकल्टी को ना केवल यूपीएससी एग्जाम का एक्सपीरियंस है बल्कि पढ़ाने का भी सालों का एक्सपीरियंस है। ये एक्सपर्ट फैकल्टी हर टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद हर टॉपिक को डिक्टेट करते हैं ताकि आपके पास अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स हो। साथ ही क्लास में प्रीलिम्स और मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है और डिस्कस भी किया जाता है। यहाँ पे आपको सिविल सर्वेंट्स जैसे कि आईएएस, आईआरएस और एक्स सिविल सर्वेंट्स साथ के साथ जामिया आरसी के एलुमनाइज आपको पर्सनल मेंटरशिप देते हैं। डेली आंसर राइटिंग जो कि सारे टॉपर्स रिकमेंड करते हैं, इस पर यहाँ पे बहुत फोकस किया जाता है जो कि बाकी कोचिंग्स में नहीं होता है। इसके साथ ही आपको मिलती है प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज जो आपको एग्जाम के लिए रेडी करती है। यहाँ के अगर हाईलाइट्स की बात करें तो स्मॉल बैच साइजेस जिसमें 60 स्टूडेंट्स होते हैं और जीएस कोर्स के साथ आपको एसए और सीसैट की क्लासेस भी होती है जिसके लिए आपको अलग से पे करने की जरूरत नहीं है। और ये लोकेटेड है सुखदेव विहार मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल सामने। तो देर किस बात की, आज ही स्टार्ट करें और अपने यूपीएससी के सपने को साकार करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग बनो आईएएस। वेलकम बैक आफ्टर दैट शॉर्ट वीडियो। नाउ लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को देखते हैं। प्राइस राइज गोज इन फेवर ऑफ दोस्त, यानी कि प्राइस राइज अगर होता है, इन्फ्लेशन ज्यादा होती है, तो ये किसके फेवर में होता है, किसको इसका एडवांटेज मिलता है? ये क्वेश्चन है 1984 का। नंबर ऑप्शन ए डेटर। डेटर यानी कि जिन लोगों ने उधार लिया है, उधार, ये लोग उधार लेने वाले हैं, राइट। दूसरा है ऑप्शन बी पेंशनर, ऑप्शन सी बिजनेसमैन और ऑप्शन डी गवर्नमेंट सर्वेंट। अब इसको मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं कि कैसे जो इन्फ्लेशन है वो उधार लेने वालों का फायदा करती है। फॉर एग्जाम्पल हम अज्यूम करते हैं कि
किसी ने हमसे 100 रुपए उधार लिए, राइट, और उसने बोला मैं आपको ये पैसे अगले साल वापस कर दूंगा। तो वो हमें आज हमसे उधार लेता है और 1 साल बाद, जैसे ये टाइम 0 है यहाँ पर, और यहाँ पर 1 साल बाद वो हमें 100 रुपए वापस करता है, राइट। दोस्त था हमारा, 100 रुपए लिए, 100 ही वापस कर दिए, लेकिन दोस्ती में कई बार नुकसान हो जाता है, ठीक है। लेकिन 1 साल में यहाँ पर 5% इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन कितनी है? 5%, राइट। तो इन्फ्लेशन 5% है। लेस फॉर ए मोमेंट हम अज्यूम कर सकते हैं कि हम वो 100 रुपए से इस साल पेट्रोल डला सकते थे, 1 लीटर पेट्रोल ले सकते थे, ठीक है। 100 रुपए लीटर का पेट्रोल था। अगले साल जो पेट्रोल के प्राइसेस हैं वो बढ़ के 105 हो जाते हैं, राइट। तो क्या हमें 1 लीटर पेट्रोल मिलेगा? नहीं, हमें 1 लीटर से कम पेट्रोल मिलेगा। इट विल बी लेस देन 1 लीटर। तो इस तरीके से इन्फ्लेशन यानी प्राइस बढ़े तो किसका फायदा हुआ? जिसने हमसे उधार लिया था उसका फायदा हुआ, क्योंकि वो हमें 100 रुपए ही वापस कर रहा है। और उससे जिसने उधार दिया था, यानी कि अगर आपने उधार दिया था तो आपका नुकसान होगा, क्योंकि आप अगर उसे उधार नहीं देते तो आज आप 1 लीटर, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी और भी कमोडिटी हो सकती है, 1 लीटर का जो फ्यूल है वो कंज्यूम कर सकते थे, राइट। अगले साल आप वो कंज्यूम नहीं कर पाएंगे। और ये जो एग्जाम्पल है, अगर हम कुछ इंटरेस्ट रेट भी अज्यूम कर लें कि जैसे वो 100 का हमें 102 देने वाला था और इन्फ्लेशन 5% है, तो भी वैलिड होगा, और हम चेंज करेंगे तो भी वैलिड होगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो प्राइस बढ़ते हैं उससे डेटर का फायदा होता है, यानी कि प्राइस बढ़ते हैं उससे उधार लेने वाले व्यक्ति का फायदा होता है और उधार देने वाले का नुकसान होता है। तो ये कंडीशन है। पेंशनर का ऑन द अदर हैंड अगर हम देखेंगे तो पेंशनर का नुकसान होता है, बिकॉज उनकी पेंशन तो फिक्स है, सेम अमाउंट मिलेगा हर साल। अगर प्राइस बढ़ जाते हैं तो उससे कम गुड्स एंड सर्विसेज अफोर्ड कर पाते हैं। इस तरीके से प्राइस बढ़ने से पेंशनर का नुकसान होता है। तो ये ऑप्शन भी गलत है। बिजनेसमैन जो है वो प्राइस बढ़ने से थोड़े हद तक बेनिफिट होते हैं, लेकिन अगर प्राइस सडनली ज्यादा बढ़ते हैं तो बिजनेसमैन का नुकसान होता है। क्योंकि आप सोचिए, अगर मान लीजिए गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस सडनली इन्फ्लेशन की वजह से बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं, जैसे 50% बढ़ाना पड़े बिजनेसमैन को, तो उनका जो बिजनेस है, यानी कि जो उनके कस्टमर है, वो उस प्रोडक्ट को नहीं खरीदेंगे। तो इस तरीके से उनकी सेल्स कम हो जाती है और उनका प्रॉफिट भी कम हो जाता है। तो बिजनेसमैन का भी नुकसान होता है। गवर्नमेंट सर्वेंट की सैलरी तो फिक्स है, सैलरी उतनी ही मिलेगी। सडनली इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो जाती है तो इनका भी नुकसान हो जाता है। तो सिर्फ यहाँ पर एक ही व्यक्ति है, यानी जो उधार लेने वाला ही है, जो प्राइस बढ़ने से फायदे में रहता है। सो दिस वाज ए इज द राइट आंसर। देख लीजिए, इन इकोनॉमिक कंटेक्स्ट प्राइस राइज यानी कि इन्फ्लेशन जनरली बेनिफिट किसको बेनिफिट करता है? डेटर को, जिसने उधार लिया, बिकॉज दे रिपे देयर लोन्स विथ मनी दैट हैज लोअर रियल वैल्यू। तो रियल वैल्यू जो है वो कम हो जाती है देन द मनी दे बोरोड। जितना लिया था रियल टर्म्स उससे कम पे करते हैं, इसलिए आपका आंसर ए है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं इसको दूसरे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। अगला क्वेश्चन है, अज्यूम दैट ए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 1970 में इसकी वैल्यू 100 थी, इज एट प्रेजेंट इज 500। तो ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, अगर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि जो कंज्यूमर जिस इन्फ्लेशन को बियर करते हैं वो 1970 में 100 थी और आज वो 500 है, इसका मतलब क्या है? कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन अगर 100 थी 1970 में, आज 500, तो इसका मतलब क्या हुआ, राइट? तो ऑप्शन ए है, प्राइस ऑफ ऑल गुड्स एंड कमोडिटी हैव इंक्रीज 5 टाइम, राइट। पहला क्वेश्चन है ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, राइट। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। प्राइसेस ऑफ ऑल कंज्यूमर गुड्स हैव इंक्रीज 5 टाइम। ऑल कंज्यूमर गुड्स, फिर से यहाँ पर सिमिलर सा ऑप्शन बना दिया है, कंज्यूमर गुड्स एंड कमोडिटी था, दूसरे में बोला कंज्यूमर गुड्स 5 टाइम्स बढ़ गया है। प्राइस ऑफ ऑल आइटम इन स्पेसिफाइड लिस्ट इंक्रीज बाय 400%। तो यहाँ पे क्या बोला है? स्पेसिफाइड लिस्ट में बढ़ा है और कितना बढ़ा है? 400% से बढ़ गया है। नाउ ऑप्शन डी है, प्राइस हैव इंक्रीज एंड द वेटेड मींस प्राइस इंक्रीज फॉर स्पेसिफाइड आइटम एट 400%। तो प्राइस बढ़ा है और वेटेड मीन प्राइस इंक्रीज फॉर द स्पेसिफाइड आइटम इज 400%। इसको सॉल्व करने से पहले हमें यह जानना होगा कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता क्या है, राइट? तो जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो इन्फ्लेशन को मेजर करती है। किस लेवल पर? इन्फ्लेशन को हम
प्रोड्यूसर लेवल पर, चलिए इन्फ्लेशन को हम मेजर कर सकते हैं 3 लेवल पर। पहला है प्रोड्यूसर के लेवल पर, जहां पर भी ये गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, यहां पर इन्फ्लेशन को मेजर किया जा सकता है। इसके बाद गुड्स एंड सर्विसेज होलसेलर के पास पहुंचते हैं, यहां पर भी हम कंज्यूमर इन्फ्लेशन को मेजर कर सकते हैं, और इस इन्फ्लेशन की मेजरमेंट को होलसेल प्राइस इंडेक्स बोलते हैं, होलसेल प्राइस इंडेक्स, करेक्ट। और ये इंडिया में भी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मेजर ऑफ इन्फ्लेशन है। इसके बाद गुड्स एंड सर्विसेज रिटेलर के पास पहुंचते हैं, ठीक है, और फाइनली ये कंज्यूमर के पास जाते हैं, राइट। लास्ट में आपका कंज्यूमर है, और इस लेवल पर भी हम प्राइस इन्फ्लेशन को मेजर कर सकते हैं, और इस इन्फ्लेशन को ही क्या बोला जाता है, सीपीआई, यानी कि कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन, राइट, इंडेक्स। यहां पर जब हम मेजर करते हैं इसको सीपीआई बोलते हैं। तो ये 3 लेवल पर इन्फ्लेशन को मेजर किया जाता है, लेकिन इस इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए हमें एक स्पेसिफाइड लिस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए होती है, बिकॉज जो इन्फ्लेशन है उसमें हमें देखना पड़ता है, बिकॉज हम अगर हर बार गुड्स एंड सर्विसेज को चेंज करते रहेंगे तो हमें उसका करेक्ट आइडिया नहीं मिलेगा। इसलिए हमें जो इन्फ्लेशन मेजर करने के लिए एक स्पेसिफाइड गुड्स और सर्विसेज, या दोनों ही हो सकते हैं, उनकी बास्केट चाहिए होती है। इंडिया की जो सीपीआई बास्केट है उसका बेस ईयर 2012 है, और हम देख रहे हैं कंबाइंड जो सीपीआई कंबाइंड का इंडेक्स है उसको देख रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फूड एंड बेवरेजेस काफी बड़ा वेटेज है, इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट। इसके अलावा इसमें हाउसिंग भी है, उसका भी वेटेज दिया हुआ है, फ्यूल एंड लाइट भी है, क्लॉथिंग भी है, तो ये आपका क्लॉथिंग भी आपका गुड्स में आ जाएगा। सर्विसेज को भी सीपीआई इंक्लूड करता है, यहाँ पर आप एजुकेशन दे सकते हैं, ये भी सर्विसेज है, साथ ही साथ आपका हेल्थ केयर भी है, जो भी सर्विसेज है। तो इस तरीके की इंडिया की सीपीआई की बास्केट गुड्स एंड सर्विसेज दोनों को इंक्लूड करती है, फ्यूल को भी इंक्लूड करती है, राइट। तो यहाँ पर एक फिक्स बास्केट है, हम उसको हर महीने मेजर करते हैं, और पिछले साल भी अगले साल मेजर करते हैं, और फिर उसके प्राइसेस को, उस इंडेक्स के प्राइसेस को कंपेयर किया जाता है पिछले महीने से, पिछले साल से, और इस तरीके से जो सीपीआई है उसका चेन देखा जाता है कि कितना % जो है इन्फ्लेशन बढ़ी। तो दैट इज व्हाट इज तो प्राइस ऑफ ऑल आइटम्स इन द स्पेसिफाइड लिस्ट, राइट। यहां पर जो क्वेश्चन है, अगर हम उसको अब दोबारा देखें तो देखिए बास्केट फिक्स है, देयरफॉर इट इज नॉट अबाउट ऑल गुड्स एंड कमोडिटीज, यानी कि अगर कोई गुड्स एंड सर्विसेज सीपीआई की बास्केट का पार्ट नहीं है तो हम उनके बारे में कुछ नहीं बोल सकते, इस वजह से, क्योंकि इसमें ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, ऑल गुड्स एंड कमोडिटी लिखा है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाता है। सेकंड ऑप्शन प्राइस ऑफ ऑल कंज्यूमर गुड्स, लेकिन मान लीजिए कोई कंज्यूमर गुड्स जो है वो सीपीआई की बास्केट में इंक्लूड ही नहीं है, तो हम ये कंक्लूजन नहीं ड्रॉ कर सकते कि इनका प्राइस भी 5 टाइम्स बड़ा होगा, तो ये यहां पर भी गलत हो जाता है, बी भी एलिमिनेट हो जाता है, राइट। फिर हम देखेंगे प्राइस ऑफ ऑल आइटम इन द स्पेसिफाइड लिस्ट हैव इंक्रीज बाय 400%। अब इस ऑप्शन में ये बोला कि स्पेसिफाइड लिस्ट जो है ये सही है कि स्पेसिफाइड लिस्ट के आइटम्स का प्राइस बढ़ा हुआ है, लेकिन क्या ऑल आइटम्स का प्राइस बढ़ा है 400%? नहीं, बिकॉज जो सीपीआई इंडेक्स है वो वेट असाइन करती है कि लेट्स से फूड का वेट 45% है, फ्यूल का वेट लेट्स से 10% है, तो वो उस वेट के हिसाब से प्राइस के चेंज को मेजर कर सकती है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे आइटम्स का प्राइस ही 400 टाइम्स बढ़ा हो सकता है फूड का प्राइस लेट्स से 600 टाइम्स बढ़ा हो और फ्यूल का प्राइस जो है उससे कम बढ़ा हो, इसलिए वेटेड एवरेज चेंज इन प्राइस 400 यहां पर आ रहा है, 400%। तो इस वजह से ये ऑप्शन गलत है। आई होप आप ये डिफरेंस को समझ लेंगे, ये स्पेसिफाइड लिस्ट वाला पार्ट सही है, लेकिन ऑल आइटम का प्राइस नहीं चेंज हुआ, ये यहां पर गलत है। अब लास्ट ऑप्शन देखते हैं, प्राइस हैव इंक्रीज, ऑफ कोर्स क्योंकि सीपीआई 100 से 500 हुआ है तो ये करेक्ट है, हम इसको मान सकते हैं। द वेटेड मीन प्राइस इंक्रीज ऑफ स्पेसिफाइड आइटम इज 400%। तो यहां पर जो वेटेड मीन लिखा हुआ है ये यहां पर इस स्टेटमेंट को करेक्ट बनाता है, जबकि यानी कि सारे आइटम्स को इंक्लूड करने के बाद उनके वेट को एडजस्ट करने के बाद जब हम इंडेक्स को कैलकुलेट करते हैं तो इसका प्राइस 400% बढ़ा है, ये करेक्ट है। सी ऑप्शन स्पेसिफाइड लिस्ट के पार्ट में सही था, लेकिन जब ऑल आइटम इंक्लूड कर दिया इसने यहां पर तो ये गलत हो गया। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन सही ऑप्शन डी है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है और आप सीपीआई में फूड का कितना वेटेज है ये मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग, तो इनमें से कौन सा बेनिफिट करेगा फ्रॉम इन्फ्लेशन। तो 1989 में वंस अगेन एक सिमिलर क्वेश्चन हमने अभी कुछ टाइम पहले सॉल्व किया था और एक सिमिलर क्वेश्चन आ गया। यहां पर मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि यूपीएससी के एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस हैं वो सॉर्ट ऑफ रिपीट होते हैं, पूरा का पूरा रिपीट नहीं होता है, ऑप्शन कई बार बदल जाते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन हैं वो रिपीट हो सकते हैं। क्योंकि मैंने ऐसा सिमिलर क्वेश्चन पहले सॉल्व किया था, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करने वाला। आप मुझे इस क्वेश्चन का सही आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें, राइट, बिकॉज आई थिंक पुराना क्वेश्चन देखने के बाद ये क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेटा कलेक्शन फॉर नेशनल इनकम एस्टिमेशन इन इंडिया इज डन बाय। यहां पर क्वेश्चन पूछ रहा है नेशनल इनकम के एस्टिमेट करने के लिए इंडिया में डेटा कौन कलेक्ट करता है। 1991 का क्वेश्चन है, बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो भी नेशनल इनकम का कैलकुलेशन है उसके लिए डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिना उसके नेशनल इनकम का कैलकुलेशन नहीं हो सकता। यहां पर आपके ऑप्शन है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन, एंड ऑप्शन डी है इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। तो इसका ऑप्शन तो आपको पता होगा, इसका आंसर आपको पता होगा तभी आप कैलकुलेट कर पाएंगे, बिकॉज एलिमिनेशन हम ट्राई कर सकते हैं बट बहुत ज्यादा नहीं होगा। इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है, ये कोर्सेज वगैरह ऑफर करता है, तो ये इसलिए हम इसको रिजेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर, राइट। नाउ फाइनेंस मिनिस्ट्री का फंक्शन कुछ और है, ये जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है दैट इज मोर अबाउट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एक्सेट्रा, तो हम इसको भी एलिमिनेट कर सकते हैं, राइट। इसके बाद इन दोनों के बीच में आप कंफ्यूज हो सकते हैं अगर आपको पता नहीं है, बट इसका सही आंसर है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, जो कि नेशनल इनकम के लिए डेटा कलेक्ट करती है। चलिए अब इसका आंसर पढ़ लेते हैं। द डेटा कलेक्शन फॉर नेशनल इनकम एस्टिमेशन, द डेटा कलेक्शन फॉर नेशनल इनकम एस्टिमेशन इन इंडिया इज प्राइमरली डन बाय नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ये है, और ये किस मिनिस्ट्री के अंदर है, विच इज पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, यानी कि जिसको हम शॉर्ट में मुस्पी भी बोलते हैं, इसके अंडर ये एनएसएसओ आता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इफ द कैपिटल स्टॉक वाज एवरलास्टिंग, यानी कि जो कैपिटल है जिससे भी जो हमने कैपिटल असेट्स खरीदे हैं, अगर वो हमेशा लॉस्ट करें, मतलब कभी ना खत्म हो, देन द रेट ऑफ डिप्रिसिएशन वुड बी, यानी कि एक बार हमने अगर इन्वेस्टमेंट कर दिया इकोनॉमी में और उनकी वो फॉरएवर चलते रहे, कभी खराब हो ही ना, तो रेट ऑफ डिप्रिसिएशन क्या होगा, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन विल बी हाई। क्या ये ज्यादा होगा? नहीं, राइट, बिकॉज आप जानते हैं कि इकोनॉमी में जो भी इन्वेस्टमेंट होता है, अगर हमने कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया है तो उसमें डिप्रिसिएशन होता है। फॉर एग्जांपल लेट्स से इफ हाउस होल्ड घर खरीदते हैं तो उसमें डिप्रिसिएशन होता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, हालांकि लाइफ ज्यादा होती है लेकिन उसकी वैल्यू कम होती है। सिमिलरली अगर आप ब्रिजेस बनाते हैं, राइट, रोड बनाते हैं या एयरपोर्ट बनाते हैं, तो इनमें भी डिप्रिसिएशन होता है, धीरे धीरे इनकी हालत खराब होती है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस करना पड़ता है, और कई डिकेड के बाद तो इन्हें पूरा का पूरा रिप्लेस भी करना पड़ता था, चाहे वो नया बनाना पड़ता है, चाहे वो एयरपोर्ट हो, ठीक है, चाहे ब्रिजेस हो, और रोड तो कई बार साल में ही बनाना पड़ता है अगर क्वालिटी खराब है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कैपिटल स्टॉक वाज एवरलास्टिंग, अगर कैपिटल स्टॉक हमेशा कभी खराब ना हो तो देन द रेट ऑफ डिप्रिसिएशन क्या होगा, हाई? नहीं, राइट, बिकॉज अगर रेट ऑफ डिप्रिसिएशन हाई है तो कैपिटल स्टॉक तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, बहुत जल्दी हमें फिर से इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो ये गलत है, राइट। सेकेंड इज ऑप्शन बी इज लो, लो का मतलब है कम है रेट ऑफ डिप्रिसिएशन, लेकिन रेट ऑफ डिप्रिसिएशन अगर कम है तो धीरे धीरे ही सही, बट कैपिटल स्टॉक कम होगा और फिर हमें फिर से इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो कैपिटल स्टॉक यहां पर एवरलास्टिंग है, यानी कि कभी उसकी वैल्यू कम नहीं हो रही है, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसके बाद है सी इन्फिनाइट, नहीं जी, इन्फिनाइट तो नहीं बोलेंगे हम उसको। ऑप्शन डी है जीरो, यानी कि अगर हमने कुछ कैपिटल इन्वेस्टमेंट कम इकोनॉमी में 100 था और डिप्रिसिएशन जीरो है, यानी हर साल कुछ भी इसकी वैल्यू कम नहीं होती है, तो एंड ऑफ द ईयर विल आल्सो बी कैपिटल स्टॉक एट 100, यानी कि ये एवरलास्टिंग हो जाएगा। तो सही ऑप्शन है यहां पर डी। चलिए अब इसका आंसर देख लेते हैं। इफ द कैपिटल स्टॉक वाज एवरलास्टिंग देन द रेट ऑफ डिप्रिसिएशन वुड बी जीरो। काफी सिंपल क्वेश्चन, हालांकि अब ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, बट फिर भी ये क्वेश्चन हमने यहां पर देख लिया। अगला क्वेश्चन, ए डिफ्लेटर इज ए टेक्निक ऑफ,
तो यहां पर आपसे पूछा गया है डिफ्लेटर किस की टेक्निक है, डिफ्लेटर का यूज करके हम क्या करते हैं। 1992 का क्वेश्चन है यहां पर। ऑप्शन ए एडजस्टिंग फॉर चेंज इन प्राइस लेवल, ऑप्शन बी एडजस्टिंग फॉर चेंज इन कमोडिटी, ऑप्शन सी अकाउंटिंग फॉर डिक्लाइन ऑफ जीएनपी एंड ऑप्शन डी अकाउंटिंग फॉर हायर इंक्रीज ऑफ जीडीपी। अब आपको पता होगा जो इकोनॉमी है उसमें हम जीडीपी को दो लेवल पर, दो प्राइसेस पर मेजर कर सकते हैं। एक होता है बेस प्राइसेस, यानी कि एक बार हमने प्राइस ले लिए तो हम सिर्फ बेस प्राइस। दूसरा होता है नॉमिनल प्राइसेस, यानी कि ये बेस ईयर के प्राइस होते हैं और ये नॉमिनल प्राइस होते हैं जो हर साल प्राइस चेंज होते रहते हैं, राइट। और इन दोनों के बीच के रिलेशन को हम डिफ्लेटर कहते हैं। सो व्हाट इज डिफ्लेटर? डिफ्लेटर इज जीडीपी डिफ्लेटर रिफ्लेक्ट द प्राइस चेंज इन द ऑफ टोटल जीडीपी। तो प्राइस कैसे चेंज हुआ है जीडीपी में, उसको रिफ्लेक्ट करता है। दिस इज द मोस्ट जनरल मेजर ऑफ ओवरऑल प्राइस चेंज। तो क्या है ये? जीडीपी डिफ्लेटर हमें बताता है नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी के रेशियो को मल्टीप्लाइड बाय 100। इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये हमें मिलता है ये जीडीपी डिफ्लेटर। और ये इन्फ्लेशन का एक मेजरमेंट है, इससे भी हम इन्फ्लेशन को इनडायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरे मेजर होते हैं इन्फ्लेशन के, वो होते हैं आपके WPI, राइट, और CPI, राइट। तो इससे भी हमें इन्फ्लेशन का पता चलता है, लेकिन इसकी बास्केट जो है वो जीडीपी की बास्केट होती है, यानी कि ये उस प्राइस लेवल को रिफ्लेक्ट करेगा जो जीडीपी में कंपोजिशन के हिसाब से प्राइसेस चेंज होंगे, राइट। सो दैट इज समथिंग वी शुड नो, जीडीपी डिफ्लेटर। सो द करेक्ट, अब इसको जानने के बाद चलिए देखते हैं। तो यहां पे हमें पता चल गया कि जीडीपी डिफ्लेटर इज ए टेक्निक फॉर नोइंग द प्राइस चेंज, राइट। तो प्राइस पता करना है। तो ऑप्शन अगर हम बी देखते हैं, एडजस्टिंग फॉर द चेंज इन कमोडिटी, नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं है, कमोडिटी के चेंज को एडजस्ट नहीं करता। अकाउंटिंग फॉर डिक्लाइन इन जीएनपी, नहीं, ये डिक्लाइन को अकोमोडेट नहीं करता, ये तो प्राइस चेंज दिखलाता है, तो ये भी गलत है। ऑप्शन डी अकाउंटिंग फॉर हायर इंक्रीज ऑफ जीडीपी, नहीं, हायर इंक्रीज ऑफ जीडीपी तो जीएनपी तो हम ये चेंज से मेजर करेंगे, राइट। चेंज कितना परसेंटेज टर्म में मेजर करेंगे, उससे पता चलेगा हमें, तो ये भी नहीं है। जो ऑप्शन ए है वो है एडजस्टिंग फॉर चेंज इन प्राइस लेवल, तो प्राइस लेवल में कितना चेंज हुआ उसको एडजस्ट करता है, और यही सही आंसर है, ऑप्शन ए, राइट। तो आई होप जीडीपी डिफ्लेटर का कॉन्सेप्ट जो है अब आपको क्लियर है। ये पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में, और पूछा भी गया है, तो इसको ध्यान में रखें। अगला क्वेश्चन है, एज जीएनपी यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट ऑफ ए नेशन इंक्रीजेस, किसी कंट्री का जीएनपी बढ़ता है, द शेयर ऑफ टर्सरी सेक्टर का शेयर, ऑप्शन ए घटता है, कम हो जाता है, ऑप्शन बी बढ़ जाता है, ऑप्शन सी सेम रहता है, ऑप्शन डी कुछ भी नहीं होता। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम टर्सरी सेक्टर क्या है इसको जान लेते हैं। देखिए, किसी भी इकोनॉमी की इकोनॉमिक एक्टिविटीज को 3 सेक्टर्स में डिवाइड किया जा सकता है। प्राइमरी सेक्टर, ये सेक्टर डील करता है एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये सेक्टर डील करता है एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी नेचर में जो रिसोर्स एग्जिस्ट करते हैं उनको ही निकाल लेना है, जैसा कि हम करते हैं फार्मिंग में, राइट, कल्टीवेशन कर दिया। फिशिंग में भी हम करते हैं, सीधे कलेक्ट करते हैं फिश को। और इसके बाद माइनिंग में भी हम माइन करके मिनरल को निकाल लेते हैं। प्राइमरी सेक्टर में एक्सट्रैक्शन ऑफ मटेरियल होता है, सिर्फ रॉ मटेरियल को निकाला जाता है, इसमें कोई भी प्रोसेसिंग नहीं होती, नो प्रोसेसिंग। इसके बाद जो सेकंड सेक्टर होता है वो आपका सेकेंडरी सेक्टर होता है, राइट। जो सेकेंडरी सेक्टर है इसमें मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग एक्टिविटीज आती हैं। इसमें क्या आता है आपका मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि हम, और प्रोसेसिंग आता है, यानी कि इसमें हम किसी इनपुट को प्रोसेस करके, ठीक है, आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल कार, हम स्टील, रबर, टायर ये सब लेते हैं और उसको कन्वर्ट कर देते हैं कार में, तो वो सेकेंडरी एक्टिविटीज में आएगा। थर्ड होता है आपका टर्सरी सेक्टर, जो कि सर्विसेज से डील करता है। एग्जाम्पल टूरिज्म और फाइनेंस, ऐसे जो एक्टिविटीज हैं उसको टर्सरी सेक्टर में कहा जाता है। तो ये 3 एक्टिविटीज में डिफाइन होता है, में क्लासिफाई किया जाता है। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है, जैसे जैसे एक कंट्री की जीडीपी बढ़ती है,
टर्सरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जो है, शेयर है, यानी कि वो कम होता है, बढ़ता है या घटता है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम सीधे सीधे इंडिया के एग्जाम्पल को ही देख सकते हैं, या इंडिया को दूसरे कंट्री से भी कंपेयर कर सकते हैं। दोनों तरीके से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो अगर हम इंडिया के जीडीपी को देखें, राइट, तो ओवर द इयर्स इंडिया की जीडीपी बढ़ती रही है। और अगर आप इसको देखेंगे तो इंडिया की जीडीपी 1960 में लगभग $300 पर कैपिटा थी। आज ये जीडीपी बढ़ के, राइट, 2400 के पार चली गई है। तो इंडिया की जीडीपी लगातार बढ़ती रही है, यानी कि इंडिया का जो पर कैपिटा इनकम है वो बढ़ता रहा, जो कि क्वेश्चन बोल रहा था। अगर ऐसा होता है तो ऐसा हो चुका है इंडिया के। सेक्टर कंट्रीब्यूशन ऑफ जो टर्सरी सेक्टर है, जो प्राइमरली सर्विसेज को डिनोट करता है, अगर आप इस ग्राफ में देखेंगे तो ओवर द पीरियड, इस टाइम पर जब इंडिया की जीडीपी पर कैपिटा, या हम उसको जीएनपी भी मान लें, जीएनपी बढ़ती रही है पर कैपिटा बेसिस पे, तो इंडिया की जीडीपी में टर्सरी सेक्टर यानी सर्विसेज का कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है, राइट। तो यू कैन क्लियरली सी दूसरी तरफ जो एग्रीकल्चर है उसका कंट्रीब्यूशन कम हो रहा है, ठीक है। साथ ही साथ इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन भी बढ़ा है, लेकिन उतना नहीं बढ़ा है। तो हम यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि जब जीएनपी बढ़ती है तो सर्विसेज का कंट्रीब्यूशन बढ़ता है। इस वजह से इस क्वेश्चन में हमारा सही आंसर होगा बी, यानी कि जब जीएनपी ऑफ ए कंट्री बढ़ती है तब टर्सरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बढ़ता रहता है। और इसको आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप इंडिया को कंपेयर करेंगे जैसे यूएसए से, जो कि कहीं ज्यादा रैंक करता है इन टर्म्स ऑफ जीएनपी एंड इवन जीडीपी, तो वहां पर सर्विसेज का कंट्रीब्यूशन और भी ज्यादा है। तो दिस शुड हैपन व्हेन द जीएनपी गोज अप, योर कंट्रीब्यूशन ऑफ टर्सरी सेक्टर गोज अप, ये बढ़ता रहता है। सो दिस वाज दैट। as nation GNP increases, the share of tertiary sector यानी services in the total GNP tend to increase. तो your here B is the right answer. Sorry, this should be read as B is the correct answer and not C. A little bit correction here. This should be B as the right answer. तो ये इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन था, और मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में, जहां मैं इसके बाद के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा और सॉल्व करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग बनो IAS।